हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में आज हम गास प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। गास प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे, रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये आप लोग तैयार कर लेना। जो नया बैच है वो जो आपका स्टार्ट है उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। पुराने जो वीडियो हैं वो अलग प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, ठीक है। पुराने वीडियो में भी पूरे कोर्स कवर है, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नया वीडियो आ रहा है तो उसका अलग से प्लेलिस्ट है 2021 का, टारगेट जो 2021 है। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग उसे क्रम से देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी समझना जरूरी है। क्वेश्चन आएगा, किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए गास के प्रमेय के सहायता से, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किसी रेखीय आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। इस प्रमेय मतलब स्टूडेंट गास का प्रमेय। यह क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा, गास के प्रमेय की परिभाषा लिखिए तथा किसी रेखीय आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझना है, रेखीय आवेश के कारण यदि आ गया, ध्यान रखना जब भी आ जाए रेखीय आवेश के कारण तो आपको भटकना नहीं है, समझ जाना है कि गास का अनुप्रयोग है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो समझने की जरूरत है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए आपको माना गणितीय व्याख्या कर रहे हैं, तो माना क्या लिखना है। तो मान के चलते हैं स्टूडेंट, आपके पास एक क्या है, रेखीय आवेश। जैसे आपका ये चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। तो मान के चलते हैं एल लंबाई के एक पतले सीधे तार को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो चालक तार में क्या होगा, आवेश का वितरण हो जाएगा। आपके पास एक चालक तार है, इस पर जब हम आवेश देंगे स्टूडेंट तो चालक तार पर आवेश का वितरण हो जाएगा। चीजें समझें, ये आपके पास एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई का चालक तार है। चीजें थोड़ा आपको समझना है। जैसे आपके पास ये चालक तार है स्टूडेंट, जब इस पर प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश पूरा दे रहे हैं। इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, ठीक है। तो इसमें आवेश का वितरण हो जाएगा। तो देखिए आवेश के वितरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा रैखिक आवेश वितरण, कि जब आवेश का वितरण किसी चालक तार पर हो रहा हो तो उस वितरण को हम कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। लेकिन रैखिक आवेश घनत्व तो क्या कहलाता है स्टूडेंट, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं, तो कहलाता है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होता है उससे हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो याद रखिएगा, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा स्टूडेंट कहलाता है क्या, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि यहां से आप क्यू निकालना चाहें कि कितना आवेश होगा, तो लैम्डा का एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू लैम्डा एल हो जाएगा। चीजें क्लियर, ये कहां से आ गया, कितना आवेश है टोटल, लैम्डा एल मल्टीपल, मतलब लैम्डा और एल के गुणनफल के बराबर है। रैखिक आवेश घनत्व का फार्मूला होता है स्टूडेंट कि Q अपान L, मतलब एकांक लंबाई पर कितना आवेश का वितरण हो रहा है, एकांक लंबाई पर कितना आवेश का वितरण हो रहा है उसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम आवेश निकाल सकते हैं Q बराबर लैम्डा एल। स्टूडेंट तो इतना आप तो समझ ही गए होंगे, Q बराबर लैम्डा एल कहां से आ गया। तो वही चीज यहां पर लिखा, रैखिक आवेश घनत्व बराबर लैम्डा इक्वल Q अपान L, तो Q बराबर लैम्डा इंटू एल। इतना समझ गए। अब इसके आगे आपको लिखना है कि माना चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है। जैसे यहां पर ये चालक तार है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु यहां पे P है, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में पूछ के ही रखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, क्लियर है ना। तो चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है। जैसे मैं यहां पर चालक तार लिया था, तो यहां से स्टूडेंट आर दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना। अब इसी आर दूरी के आधार पर हम एक बेलन की कल्पना करते हैं, बेलनाकार भाग की, ठीक है, ऐसा। तो बेलनाकार भाग की कल्पना करते हैं, ये बेलनाकार भाग जो कि आपको डायग्राम में बना हुआ है। तो बेलनाकार भाग की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें आगे, माना बिंदु P पर एक बंद पृष्ठ है स्थित है, इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ ds लिया जाता है। तो हम बेलनाकार भाग की कल्पना करते हैं। यहां पर तीन चीजें हैं ध्यान देने योग्य, यहां तीन पृष्ठ बन रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। एक तो ऊपर बन रहा है S1, एक तो नीचे बन रहा है और एक बीच में बन रहा है।
ठीक है ना। जैसे आप किसी बेलन की बात करेंगे, जैसे आप इसी की बात करें, जैसे ये आपके पास है तो एक ऊपर एक नीचे और एक चारों ओर। तो जो ऊपर और नीचे हैं एक दूसरे के विपरीत है, जो ऊपर और नीचे हैं एक दूसरे के विपरीत है ना। तो जब विपरीत है स्टूडेंट तो एक दूसरे के समानांतर भी है। ध्यान रखिएगा, जो आपका S1 और S3 है, S1 और S3 है, उनके जो विद्युत क्षेत्र हैं तो वो समानांतर क्रम में होंगे, और जब समांतर क्रम में होंगे स्टूडेंट तो वैद्युत फ्लक्स वहां का शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा, तो हम S1 और S3 की बात ही नहीं करते हैं, केवल हम इसके पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो हमने क्या कहा, चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें स्टूडेंट क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds है। क्या है, ds है, क्योंकि हमने आपको बताया कि r दूरी अर्थात r त्रिज्या का हम एक बेलन का निर्माण करते हैं। चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ज्यादा लिखना नहीं, यदि ज्यादा लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा। आपको कम लिखना है, अच्छे से लिखना है बस, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि r ही त्रिज्या का इस चालक तार के चारों ओर एक बेलनाकार भाग का निर्माण किया, जिसमें 3 भाग होते हैं, एक ऊपर है ना, और दूसरा आपका S2 और तीसरा S3। 3 पृष्ठ का निर्माण हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे और एक चारों ओर। तो जो ऊपर और नीचे के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं एक दूसरे के समानांतर है ना। S1 और S3 में विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हैं, तो वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। केवल जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो केवल S2 के लिए होगा। किसके लिए होगा स्टूडेंट, S2 के लिए। इसलिए अपन फाई का मान ज्ञात करेंगे कि कितना फाई होगा। चीजें समझ में आ गया। तो एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा स्टूडेंट कि हम सर इसको बंद पृष्ठ क्यों बना रहे हैं, बंद पृष्ठ ना बनाए तो क्या होगा। अच्छा, हम किसका प्रमेय पढ़ रहे हैं, गास के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गास के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, मतलब गास का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है स्टूडेंट। तो यहां पर बंद पृष्ठ तो बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने एक लंबी चालक तार के चारों ओर एक बेलनाकार भाग का गासी पृष्ठ का हमने क्या किया, कल्पना किया, या हमने एक संरचना बनाया। गासी पृष्ठ की भांति काम करना चाहिए, तो इसीलिए r त्रिज्या का हमने गासी पृष्ठ बना लिया, जो कि है ना गास के प्रमेय को पालन करेगा, है ना। तभी तो हम गास के प्रमेय को यहां पर लगा सकते हैं कि गास का प्रमेय बंद पृष्ठ पर होता है, तो गास का प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये बंद पृष्ठ पर ही गास प्रमेय परिभाषित है। गास का प्रमेय क्या कहलाता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, क्रम से बनाता हूं। कई लोग नए आते हैं, सर बोलते हैं सर कि आप कहां रखें, वीडियो नहीं मिल रहा है, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना आप लोग। इतना आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो अब आपको करना क्या है कि जैसा कि हमने बता ही दिया कि P एक बंद पृष्ठ पर स्थित है, उस पर एक सूक्ष्म पृष्ठ ds लिया जाता है। अल्प पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यहां पर मैंने देखिए बनाया अल्प पृष्ठ, ये अल्प पृष्ठ ds है, तो अल्प पृष्ठ ds रहता है। लेकिन जब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगाते हैं तो अल्प पृष्ठ का हम समाकलन कर दें, अल्प पृष्ठ का यदि हम समाकलन कर देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए प्राप्त हो जाता है। चीजें क्लियर। तो यहां पर लिखा गया है गाउसियस पृष्ठ जो बेलनाकार पृष्ठ है, इसका हमने कल्पना किया, तब उससे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर E इंटू ds। E इंटू ds ये आपका फार्मूला है जो कि आपसे बन जाना चाहिए या याद होना चाहिए। फ्लक्स का मान ही होता है E इंटू ds, ठीक है ना, E इंटू ds, E इंटू ds। इसके बाद जब ये इसको तोड़ते हैं तो ये बनता है E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या बनता है, E ds cos थीटा। अब यहां पर आप वेक्टर हटा दें, वेक्टर हटा दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हटना तो वेक्टर हटा दिया जाता है। अब इसके बाद आपको समझना है कि जो थीटा का मान है 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री कैसे, तो जो आपका अल्प पृष्ठ ds है और तीव्रता ये दोनों की दिशा एक ही है और एक दूसरे के समानांतर है, और जब समानांतर है तो कोण कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री। तो यहां पर एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वेक्टर a डॉट b बराबर होता है ab cos थीटा। ये 11th क्लास में पढ़े होंगे आप। तो यहां पर E डॉट ds का मान हो गया E ds cos थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 कर दी। यहां से वेक्टर जरूर हटा लेना आप लोग, ठीक है ना, वेक्टर आपको हटाना है। तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट E ds आ जाएगा, कितना आ जाएगा E ds। और जब आप E बाहर ले लेंगे, जब आप E बाहर ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा ds। बस इतना समझ गए आप। ds एक अल्प पृष्ठ है, लेकिन जब इसमें समाकलन लग गया तो संपूर्ण पृष्ठ कहलाया।
चीजें समझे, लॉजिक समझे मेरे भाइयों। डीएस एक अल्प पृष्ठ है, लेकिन जब समाकलन लग गया स्टूडेंट तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो गया। तो अब आप ही बताएं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या कहलाता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL। तो यही जो समाकलित डीएस है, मतलब पूरे भाग के लिए बात कर रहा है, तो इसका मान होगा 2 पाई RL। अब ये कहां से आ गया? तो बेलन का वक्र पृष्ठ है। कहां से आया स्टूडेंट? तो बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्लियर, समझ गए? तो अब करेंगे क्या कि इसका मान यहां पर रखेंगे, यहां पे रखेंगे तो ds के जगह हो जाएगा 2 पाई RL, 2 पाई RL। ठीक है ना? यहां पर समाकलित ds का मान है बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL। तो इस 2 पाई RL को यहां पे हम रख देंगे। तो हमने रख दिया और इस समीकरण 2 हो गया। अब स्टूडेंट गास का प्रमेय क्या कहता है? तो गास का प्रमेय कहता है कि फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप समीकरण दे दें, गास के प्रमेय से हमने लिखा है तो यहां पर लिख सकते हैं गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय से। गास के प्रमेय से क्या कहता है? फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखें समीकरण 2 आपका कितना है? फाई बराबर, ये फाई है ना, E इंटू 2 पाई RL, और समीकरण जो 3 आपका है, ये समीकरण 3, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन। अब जो दोनों फाई है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो कंपेयर कर देते हैं अपन दोनों को। तो कंपेयर करेंगे तो A इंटू 2 पाई RL आ जाएगा इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब यहां से आपको Q बराबर मान लिखना है कि Q बराबर, हमने लैम्डा L आपको समझाया था, Q बराबर कितना होता है? लैम्डा L, जहां Q आवेश है, लैम्डा रेखिक आवेश घनत्व है, L लंबाई है। ठीक है, तो यहां पर हमने लैम्डा L रख दिया। अब स्टूडेंट ये L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और 2 पाई R पक्षांतर होकर यहां डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? तो यही जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ये यहीं तक आपको लगाना है। क्लियर? यही करेक्ट आंसर है। और यहां से निष्कर्ष ये निकलता है जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो रेडियस, ये जो त्रिज्या है ना R है, मतलब चालक तार से कितनी दूरी पर बिंदु P है, उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ही तीव्रता का मान कम हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इतना तक करेंगे। यदि क्वेश्चन आ जाए किसी रेखीय आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रमेय निकालिए, या गास के प्रमेय से किसी रेखीय आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को इतना ही करना है। यदि किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है मेरे प्यारे भाइयों, तो लो मैं रोक देता हूं वीडियो को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कई लोग नोट्स बनाते रहते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।